डेफिशिएंट आपने बताया कि प्रोटीन डेफिशिएंट, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, सो व्हाट आर दे टू, मतलब उनका क्या खान पान रहे जैसे कि उनको वो डेफिशिएंसी ना हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल जो आपकी डेली की डाइट है उससे वो भी सफिशिएंट है। अगर वो पेशेंट को कोई और एसोसिएटेड एलिमेंट ना हो, अगर वो खाना खा रहा है और एसोसिएटेड कई तरह की एलिमेंट्स होती हैं और कोई अलग से जैसे कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, उसका ट्रीटमेंट ना करवा रहा हो वो, अगर किसी को HIV है और वो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं, उसको पता ही नहीं है कि HIV है, इसीलिए तो हमारा TB और HIV दोनों इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर किसी को TB है तो HIV टेस्ट मैंडेटरी है और किसी को HIV है तो उसका TB टेस्ट भी मैंडेटरी है। तो अगर कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी है तो अल्टीमेटली जो भी कोई वो कुछ खाना नॉर्मली जो रूटीन में ले पा रहा है तो वो अल्टीमेटली अब्जॉर्ब नहीं होगा और डेफिशिएंट हो ही जाएगा वो। उसके कारण से उसकी इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनिटी कम जैसे ही कम होगी तो TB जो एक इंडिया के अंदर एक फर्स्ट ऐसी डिजीज है जो सबसे पहले एंटर बॉडी में होती है। तो HIV के जितने भी केसेस हैं उनमें चांसेस 10 टाइम्स चांसेस है कि TB भी होगा और हमारे पास इस तरह के बहुत से केस भी हैं। 2000 केसेस अराउंड HIV एड्स के हमारे पास हैं ART सेंटर पे। डॉक्टर अरुण आपके साथ बैठे हुए हैं और वो उनका जो वायरल लोड है सभी का जीरो है। इतना मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिक्स डोज कम्बिनेशन जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं TB और HIV दोनों में फिक्स डोज कम्बिनेशन है। आपको केवल TB की भी एक गोली के अंदर चारों दवाइयाँ हैं और इसी तरह से जो HIV एड्स का ट्रीटमेंट है उसमें भी 3 तरह की दवाइयाँ देते हैं जो लेटेस्ट आजकल चल रही है और वो भी एक ही टैबलेट में है। तो डेली आप एक टैबलेट खाएं और उससे जो है एडहेरेंस ठीक रहता है और वो कंटिन्यूसली पेशेंट दवाई ले सकता है। लेकिन जब TB किसी को हो गया तो धीरे धीरे सिम्टम्स है कि उसको भूख नहीं लगेगा, वो खाना खा नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे मसल जो मास है उसकी वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो TB का पेशेंट कमजोर होता है। नॉर्मली वो अगर डाइट लेता रहे और साथ में दवाई ले तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं तो जब भी इंडिया में कोई टीबी का टेस्ट कराने जा रहे हैं, महिला या पुरुष, सो HIV टेस्ट इज कंपलसरी? जी, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कंपलसरी मैंडेटरी है। TB के साथ HIV का टेस्ट जरूरी है जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि इसको HIV है। पैरेलली HIV का ट्रीटमेंट भी चलेगा जिससे कि वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट साथ लेकर के और प्रॉपरली वो ठीक हो सकता है। सर, राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चल रहा है लेकिन जो लोकल डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे दवाइयों की उपलब्धता नहीं है और हर 3-4 दिन या हफ्ते में उसको दौड़ना होता है दवाई के लिए, वो भी कभी नहीं मिलती है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है जैसे पहले प्रोग्राम फेल क्यों हुए थे? प्रोग्राम फेल हुए थे कि उसको दवाई लिख दी और वो दवाई लेकर के घर चला गया। उसने कभी खाई तो ठीक है, नहीं खाई तो ठीक है, घर में कोई ऑब्जर्व नहीं करता था। जो हमारा TB का यही प्रोग्राम था कि अराउंड 95 से पहले प्रॉब्लम ये हो गई थी कि TB का दवाई किसी को लिखा, वो गया, कुछ दवाई खाई, कुछ छोड़ दी, जैसे मैडम ने बताया था। उससे MDR के केस भी काफ़ी हुए और किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया उनको। लेकिन 95 के बाद में जब हमारा रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसकी फर्स्ट कंडीशन यही थी कि जो TB का पेशेंट आएगा डेली हमारे सामने दवाई खाएगा और हम अश्योर करेंगे कि पेशेंट TB की दवाई खा रहा है। टॉट्स का मीनिंग वही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। शॉर्ट कोर्स मतलब कम टाइम के लिए दवाई 6 महीने चलती है। तो ये प्रोग्राम का बेसिक ही यही है कि आप अपने सामने दवाई खिलाएं। लेकिन जब से हमारे यहाँ डेली डोज स्टार्ट किया गया है तो क्योंकि पेशेंट्स हैं तो वो कहीं भी अपने वर्क प्लेस पे भी जाते हैं तो उनको इनकन्वीनियंस होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स करके आप हफ्ते की दवाई दे दें या कोई आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये पेशेंट दवाई ठीक लेगा तो उसको 15 दिन की भी दे दें। लेकिन एक्चुअल प्रोग्राम ये है कि वो दवाई अपने सामने हेल्थ वर्कर खिला करके ये अश्योर करेगा कि ये TB की दवाई उन्होंने खा ली है। और 95 के बाद जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, पहले जो आउटकम था वो 15-20% था, लेकिन ये 95 के बाद जब रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसका आउटकम 86% से ज़्यादा था। तो मतलब 86% से ज़्यादा लोग जो है क्योर होते थे। और अब इसमें टोटल मॉनिटरिंग की जा रही है और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स और हाउस जितने भी लोग पेशेंट्स हैं उनकी हमारे हेल्थ वर्कर हाउस विजिट भी
पेशेंट दवाई ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। मैं भी जैसे अभी टीवी डिस्ट्रिक्ट टीवी प्रोग्राम में मैं भी पेशेंट्स के घर जा करके इसको जो है ऑब्जर्व करता हूँ कि ये पेशेंट दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो जो आप ये कह रहे थे कि दवाई की कमी नहीं है, इस तरह की कोई जहाँ ऐसी, तक जो मेरी नॉलेज में उस डिस्पेंसरी में दवाई ही नहीं है, कई दफे दवाई आप समझे नहीं, दवाई सभी डिस्पेंसरी में, क्योंकि अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो इस पीरियड में गवर्नमेंट दवाई खरीद नहीं पा रही थी कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से, क्योंकि कई बजट्स की और कई रेस्ट्रिक्शन हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह की दवाई की कोई कमी किसी भी डिस्पेंसरी में नहीं थी। और हमने रेस्ट्रिक्शन इसीलिए किया हुआ है कि पेशेंट रेगुलरली प्रॉपरली मॉनिटर करके उसको दवाई दी जा सके, जिससे कि जो हमारे पास अभी भी 220 केसेस हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस और टोटल क्या नाम है एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट टीबी केसेस। तो अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जैसे मैडम बता रही थी कि बीच में किसी ने छोड़ दिया, कभी लिया कभी नहीं लिया, इससे भी एमडीआर के केसेस बढ़ते जा रहे थे। इसलिए ये सब मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अगर कोई उसका हाउस किसी घर में अगर कोई उसका केयर टेकर अगर है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो हम उसको 15 से 20 दिन की दवाई भी उसको दे सकते हैं कि वो अपने सामने खिला करके और हमें ये एश्योर करे कि ये पेशेंट टीबी की दवाई कंटिन्यूसली खा रहा है। बिहाफ पे बोलना चाहूँगी कि आर्टेमिस इन आर्टेमिस वी हैव नाउ डिपेंडिंग ऑन, जैसे वो कह रहे हैं नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, तो पहले हम लोग टीबी का कल्चर किया करते थे, उसको ग्रो करने की कोशिश करते थे बैक्टीरिया को, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो समटाइम्स द केसेस वर मिस्ड इन दैट एंड समटाइम्स दे डिड नॉट अपीयर पॉजिटिव, सो दोज पीपल यूज्ड टू एस्केप, उनको ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जाता था और वो बाहर जाके स्प्रेड कर सकते थे अपनी ये डिजीज। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मॉलिक्यूलर टेस्ट को बना दिया है इसका बेसिस। सो इवन इन योर हॉस्पिटल, इवन ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग, द सिविल हॉस्पिटल इज सपोर्टिंग अ लॉट इन दैट, and we are doing the molecular based tests in Artemis also now for the early detection of the bacilli and to diagnose tuberculosis and also to detect one of the drugs resistance, rifampicin resistance. So either rifampicin or INH, if it's both, then it is MDR, but only about 7% cases is INH and rifampicin. It is only INH. Most of the cases are both. So we are doing our bit as a corporate hospital to do the diagnosis of tuberculosis on a molecular basis, and it is very fast diagnosis. Within 2 hours you will get the report, and then you'll be able to notify on the NICSHARE portal. That is our contribution, and of course going forward we will get many more so that we can diagnose the other cartridges, so that we can diagnose the XDR also, and we can diagnose INH resistance also. So that is how we are going to contribute to this cause. So do we have a national database of their TB patients, and is it being monitored through any app or is it being tagged? निक्षय पोर्टल है ये हमारा, और निक्षय पोर्टल के थ्रू ही सभी जो हॉस्पिटल्स एंड जो डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्टली अपने पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं, एंड दैट इज द मॉनिटरिंग ऐप, एंड अकॉर्डिंगली जो अदर प्रोटोकॉल्स हैं वो भी उसी के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं, जैसे HIV टेस्टिंग, कोमॉर्बिडिटी एंड अदर मॉनिटरिंग लाइक DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हम करते हैं वो भी उसी ऐप के थ्रू है, सभी कुछ है। और एक निक्षय साथी ऐप ऐसा और है जो पेशेंट खुद अपने आप ही देख सकता है कि मेरा क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब कुछ वो पेशेंट खुद भी अपने आप निक्षय साथी ऐप के थ्रू देख सकता है। तो ये सारी मॉनिटरिंग है। जैसे मैडम बता रहे थे अभी, अगर स्पुटम पॉजिटिव का किसी का है, उसका मतलब ये है कि 1 ml स्पुटम के अंदर 10,000 से ज़्यादा बेसिलाई है, जीवाणु है, तभी वो पॉजिटिव आया है। और जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की बात मैडम कर रही थी, उसमें अगर 10, 15 या 20, 50 बेसिलाई भी अगर होंगे तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाता है। तो वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक CBNAT मशीन है हमारे पास, कार्ट्रिज बेस्ड है, और विदिन 2 आवर्स हम ये बता सकते हैं कि TB का जीवाणु इसके अंदर है और वो रेजिस्टेंस, रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस है या नहीं, और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट। और अगर उसके बाद इस सैंपल को हम भेजते हैं, हमारे पास
इंटरमीडिएट रेफरल लैब्स हैं। एक हमारे हरियाणा में 2 हैं, वैसे स्टेट वाइज एक एक लेबोरेटरी है, नेशनल लेबोरेटरी है, और उसका जो EQA क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, उसकी थ्रू ही हमारी मशीन्स का मॉनिटरिंग होता है। तो जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड का होगा और 100% होगा। तो जैसे ही उसमें डिटेक्ट होता है तो उसका एक सैंपल हम आगे भेजते हैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो CBNAT मशीन या TrueNAT मशीन जीन एक्सपर्ट जो है वो अभी तक केवल रिफेम्पिसिन स्टेटस बताता है। नेक्स्ट जो एक है वो दोबारा LPA का एक प्रोसीजर है, लाइन प्रोबेसिव, जिसमें INH रिफेम्पिसिन दोनों को डिटेक्ट करता है। अगर कोई रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्ट हो गया हमारा, तो वहाँ पे जो IRL रोहतक में है, हमारी करनाल में है, वहाँ सैंपल इसका एक और पेशेंट का भेजते हैं हम, और उसमें बाकी जितनी ड्रग्स हैं उनका सबका रेजिस्टेंस देखते हैं, जितनी भी मेडिसिन है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन जो मेडिसिन है वो मोस्ट सेंसिटिव मेडिसिन हैं, उनसे बढ़िया ट्रीटमेंट कोई और है नहीं। लेकिन जो जो ड्रग रेजिस्टेंस की सेकेंड लाइन मेडिसिन हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी पेशेंट जल्दी से जल्दी डायग्नोज होकर के और वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को प्रॉपरली ले, बीच में छोड़े नहीं। क्योंकि जो अगर इस तरह का इरेगुलर ट्रीटमेंट कोई लेगा तो MDR हो सकता है, और वो MDR का ट्रीटमेंट फिर 18 मंथ है, वो बड़ा लंबा है। इसीलिए हम सभी को एडवाइस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं आप रेगुलर ट्रीटमेंट लें। No more questions, please. Okay, only one. So we are all aware of that this is the third phase of CSR initiative. So what was like how different was your first phase and second phase? Hi. First phase was, you can say, a kind of a pilot phase when we were asked from the district to do this. Earlier, it started with a very small. We started with a nutritional support program, which was done under Dr. Anjali Kaur. While we were doing that, when we started meeting the district office, it was asked that if we could take over to CSR. As you all know that now it's like CSR is playing a very vital role for because as they have a bit of funding to do such kind of social impact. So first stage we did it as a pilot. Yeah, there was lots of gaps, and so now in the third phase, those gaps would be filled. Because as you know that already we mentioned, like our target population are the urban migrant slums, which are the nomadic population. So that challenges we are going to face, and we are trying to mitigate those. We are going to tell some facts and figures like how many people have been treated till now and what is the future plan, like how many people you have been targeted to treat in future. See, under screening, we did 20,000 in the last phase, and it's like screening was the first, you can say. Under that, we included our awareness program. And then when we started with the CSR, there we did 45,000. That was being done by another NGO on awareness, and that was a very, you can say, a very comprehensive awareness program which we did through Nukkad Natak. That was 45,000. And these 3 villages, this was saturated, you can say, and where 3 Jan, this task force was formed so that they can now take forward. Like today also it was told that we are going to include these PRIs, the Panchayat Raj institutions, and the faith-based leaders, the youth, so that now they will make sure of their village to be TB moved. So we are doing that. Thank you. Everyone, participation, and thank you, Doctor, again to you and to you as well for coming here all the way from Chennai. And thank you, everybody, and hope you can help us also along with this TB awareness, as it is very contagious. It is something that needs to be looked into. Thank you again, and have a lovely afternoon.